अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की तारीख 9/11 बहुत अहम तारीख है और इस तारीख में जो हुआ आप सबको मालूम है। अमेरिका के जो ट्विन टावर्स हैं उनको तैयारों के साथ टकरा कर गिरा दिया गया, जिसमें हज़ारों जानें भी ज़ाया हुई, जिसके बाद अमेरिका बिफर गया गुस्से में और उसने फिर अफ़गानिस्तान में अलकायदा की तलाश में चढ़ाई कर डाली। वहाँ पर ना सिर्फ ये कि एक 20 साला तवील जंग जारी रही, जिसका इख्तिताम अभी चंद ही दिन पहले हुआ है, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, पूरा ख़ित्ता इस लपेट में आया, इराक़ भी इसकी लपेट में आया और दीगर कई ममालिक पर इसके असरात रहे। पाकिस्तान ने जिस तरह दहशतगर्दी की जंग को झेला वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन आज 20 साल बाद, 2 दहाइयों पर मुसल्लत की हुई इस जंग के बाद सब ये सोचने पर मजबूर ज़रूर हैं कि आखिर इस 20 साला जंग में क्या खोया क्या पाया। क्या वो अहदाफ जिनको हासिल करने के लिए ये जंग छेड़ी गई थी वो मिल पाए या नहीं, हासिल हुए या नहीं, और फिर ये कि क्या 20 साल बाद आज की दुनिया पहले से ज़्यादा महफूज है। क्या दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो चुका है या ख़तरात और बढ़ गए हैं। जिन लोगों के खिलाफ बरसरे पैकार थे, क्या उन्हीं के साथ हाथ तो नहीं मिला लिए गए। इस हवाले से अफ़गानिस्तान में तालिबान की दोबारा हुकूमत का क़याम बहुत ही मानी ख़ेज़ भी है, अहम भी और तारीख़ साज भी। इसी हवाले से आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे कि 9/11 के बाद 20 सालों के बाद अब इस वक्त दुनिया कहाँ खड़ी है, और ये भी कि अफ़गानिस्तान में बदलती सूरत हाल के बाद आइंदा का मंजरनामा क्या होगा। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, मैं थोड़ा 9/11 पर पहले बात करना चाह रही हूँ और उसके बाद जो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में अभी करंट सिचुएशन है उसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 20 साल की जंग के बाद क्या ये दुनिया दहशतगर्दी से महफूज हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो नहीं हुई, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद दहशतगर्दी का ख़तरा हर आने वाले दिन के साथ पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, और आप ये देखें, आपने नोट किया होगा कि अब अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये 20 साल के बाद, और अब ख़ास तौर पे अमेरिका के जाने और अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से अबूरी हुकूमत के ऐलान के बाद, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक नई ग्रेट गेम का आगाज़ हो गया। और वो नई ग्रेट गेम जो है उसमें अब खित्ते के तमाम मुल्कों को और अफ़गानिस्तान के इशू से जुड़े तमाम मुल्कों को ना सिर्फ फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, बल्कि ये भी देखना होगा कि किस तरह से वो अपने मफाद पे ज़द आए बगैर। अमेरिका क्या लेने गया था अफगानिस्तान में और क्या वो उसने हासिल कर लिया? अगर अलकायदा के सरबराह को मारना, उसामा बिन लादेन को मारना मकसद था, वो तो बहुत पहले ही हो चुका था। नहीं, अमेरिका जो है, आप मुझे ये बताएं, अमेरिका तो वहाँ गया था बज़ाहिर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए और दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए। अलकायदा के ख़िलाफ़ उसने जो काम शुरू किया था और जो ऑपरेशन शुरू किए थे, और उसके बाद फिर तालिबान उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब तालिबान के साथ ही जिस तरह से वो मामला तय करके गया है और जिस तेज़ी में गया है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं बाखूबी कि अमेरिका जो यहाँ चाहता था वो तो हासिल नहीं कर सका। अब मामला ये है कि पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, ये जितने इस खित्ते में मुल्क हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने अब जो गेम वहाँ पे स्टार्ट की है उनमें वो ये चाहता है कि इन मुल्कों को भी, जिन मुल्कों ने उसके उस एजेंडे के पूरा होने में शायद उसके मुताबिक काम नहीं किया, उसकी मदद उसके मुताबिक नहीं की, उनको भी कोई मज़ा छिकाना चाहता है। अच्छा, हाँ, लिहाजा वो अब ये सारी कोशिशें करेगा। ठीक है, मैं ज़रा हिलाली साहब का भी इस पे रिस्पॉन्स ज़रूर लूँगी। हिलाली साहब, एक बड़ी अनथक सी ये जंग थी और इख्तिताम पजीर हुई है, जिसको अमेरिका की शिकस्त की सूरत में ही कहा जाएगा कि इख्तिताम पजीर हुई है। तो फिर 20 साल में क्या पाया अमेरिका ने? इतने ट्रिलियन पैसे भी खर्च कर डाले और इतना जाने भी गंवा डाली, कोई फ़ायदा हुआ या सिर्फ खसारा ही खसारा है हिसाब किताब में? देखिए, ये क्या हिमाकत किया है ये अमेरिकनों ने। 19 सऊदी मिल के 2-3 जहाज़ में न्यूयॉर्क पे अटैक किया है। 19 लोग थे जिसमें से सब सऊदी थे। और आपने क्या किया? आपने आके अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसामा बिन लादेन था, और आपको पता है कि उसामा बिन लादेन जो था वो मुल्ला उमर जो था वो कह रहा था मैं दूंगा उसको,
मैं दे दूंगा, वो आपके हवाले कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा सबूत दें, थोड़ा सा सबूत दें कि ये आदमी ने हिमाकत की है आपके खिलाफ, इसलिए कि इसने इधर हमने उसको पनाह दिया है, और अगर इसने कोई गलत चीज़ किया है हमें थोड़ा सा प्रूफ दें। उन्होंने कहा कि फौरन दो या हम आ रहे हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा हमारे साथ खड़ो, अदरवाइज वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज। ये बदला लिया है उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों पे, पाकिस्तान के लोगों पे। और फिर अगर ये हिमाकत काफ़ी नहीं थी, उन्होंने जाके झूठ बोल के इराक पे हमला कर दिया है। अब आप समझते हैं कि इस किस्म का शुरुआत, ये पीस, इट मीन्स, ये आपके ख्याल में अमन आएगा मुल्क में, दूसरे मुल्कों में, हमारे मुल्क में, इनके बारे में, अमेरिकनों के और नेटो के बारे में? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि इन्होंने क्या किया? अमेरिकनों ने वो किया यूनाइटेड नेशंस के साथ जो जर्मनी और इटली ने, मुसोलिनी और हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस के साथ किया था। तबाह कर दिया उसको, न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके माने कि अगर पूरी दुनिया भी खड़ा हो जाए अमेरिकन के खिलाफ, अमेरिका कहता है टू हेल विद यू, अगर हम किसी को मारना है हम जाके मारेंगे, बस ठीक है। तो फिर ये जो यूएन है, जो आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन लॉ चार्टर कवेनेंट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप झूठ बोल के एक जंग शुरू करते हैं। सो ये टेरेबल। और अभी तो क्या अपनी आवाम को मुतमईन कर पाया अमेरिका, हिलाली साहब? क्या उनके जो शहरी हैं वो मुतमईन हो गए कि हाँ जी बदला ले लिया? क्या बदला लिया है इन्होंने? एक अमेरिकन साउथ एशिया में अकेला फिर नहीं सकता है। एक अमेरिकन को फिराएं साउथ एशिया में एक झंडा लेके कि मैं अमेरिकन हूं, बगैर गार्ड वो फिर नहीं सकता है। क्या इन्होंने किया है? व्हाट हैव दे अचीव्ड? नथिंग, जीरो। और वैसे भी अब तो अमेरिकी खुद कह रहे हैं, देखे ना अमेरिका में इस वक्त क्या शोर मचा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने 20 साल में अमेरिका को तबाह कर दिया, अमेरिका की मईशत को तबाह कर दिया, और अमेरिका के इतने फौजी जो हैं वो कहते हैं इन्होंने मरवा दिए हैं, हम इतने $1 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया। और अगर बदले में देखें तो वो सच कहते हैं, अमेरिका के पल्ले तो कुछ नहीं है। बल्कि वो सुपर पावर की हैसियत से उस वक्त गया था, इस खित्ते में आया था, और अब जब गया तो उसकी तो सुपर पावर ही भी एक किस्म की खत्म हुई पड़ी है। चाइना तो अब रेडी टू अनाउंस। अमेरिका का जो ये दावा था कि अब वो अकलौती सुपर पावर है, वो दावा भी हवा हो गया। अब तो अमेरिका सुपर पावर नहीं है। सही। अब तो अमेरिका जो है, चीन चंद कुछ अरसा लगेगा, चीन उससे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अमेरिका के हिस्से में तो सिर्फ अजीमत ही आई है, लेकिन जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का किरदार और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज हमारे जो आई के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उनकी सरबराही में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस का इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनके सरबराहान ने शिरकत की है। और इसमें चीन, ईरान, रूस, काज़िकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। और जनाब पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि उनके जो ISI चीफ हैं उन्होंने इसको हेड किया, चेयर किया। लेकिन इस इजलास में ज़ाहिर है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की, उस पर भी बात हुई है, और ओवरऑल भी जो आगे के चैलेंजेस हैं उसके हवाले से जायज़ा लिया गया है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें स्पेशली ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और ये मामला उन्हीं की तरफ लेके चलूँगी। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि ये जो एक मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग, कितनी इम्पोर्टेंट है ये, और DGISI ने इसको चेयर किया है, पाकिस्तान का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस गिवन सर्कमस्टांसेस में? बहुत बहुत शुक्रिया समीना। जो आपकी आज की जो मीटिंग है, और उससे पहले जो आप अपने प्रोग्राम में जो बातचीत कर रहे थे, और जिस तरह जफ़र साहब ने और इमरान ने जो एक नक्शा खींचा और बयान किया, यानी लीग ऑफ नेशंस को तबाह ख़त्म करके जो UNO बनाई गई थी, वो UNO तो नहीं रही, वो तो यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन बन चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन तो ख़त्म हो चुकी है कि वो अब दुनिया में मुल्कों को चिट देती है कि जाओ जंगे करो, तबाह करो, मुल्कों को तबाह करो, और इसी के ज़रिए अफ़गानिस्तान तबाह हुआ। रैशनल अगर 9/11 का आज देखना चाहेंगे तो आप उसमें देखें तो उसमें तो एक अफगानी था। असल में तो अगर आप टोटल कंपैरिजन करें और जुर्म की सतह को देखें, तो जुर्म में जो एग्जीक्यूटर होता है, जो जुर्म करता है वो भी, और जो प्लानर होता है, अबैटर जिसको कहते हैं आप, दोनों की सज़ा एक ही होती है।
तो अगर आप बैटर के पीछे आ रहे थे, उसामा बिन लादेन के पीछे, तो फिर कुछ और भी लोग थे, कुछ और भी थे जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था, उनके पीछे भी जाना चाहिए। तो ये जो एक साजिश थी जिसके जरिए अफगानिस्तान पे हमला करके अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया, और 2 डिकेड के बाद अब वहाँ तालिबान आए और 31 अगस्त से ये प्रोसीजर शुरू हुआ। तो आज की जो मीटिंग है वो उस प्रोसीजर की कॉन्टिन्यूटी है, जिसके जरिए पाकिस्तान ने न सिर्फ वहां से लोगों को निकाला, बल्कि पाकिस्तान ने के DGISI ने भी जाके ये कमिट किया और ये उन्होंने कोशिश की कि जो अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल धड़े हैं उनको कम से कम अंडरस्टैंडिंग की लेवल पे लेके आया जाए। और हमारे एम्बेसडर भी इस सिलसिले में लोगों से मिलते भी रहे और बड़ी मेहनत करते रहे, क्योंकि जिस तरह अमेरिकन निकल के गए हैं, तो मैं ये आप ये समझ लीजिए कि वो उस वक्त तालिबान मौजूद तो हैं, लेकिन पूरे अफगानिस्तान को एक लिम्बो में या एक मौलिक तरीके में, एक हवा में मौलिक एक सिस्टम छोड़ के चले गए हैं। उनको तसल्ली नहीं हुई उसको मार पीट करके 20 साल तक, तो जाते जाते अफगानिस्तान की एड भी बंद कर गए, वो डॉलर भी फ्रीज कर गए, उनके अकाउंट भी फ्रीज कर गए। वहां पे जो उन्होंने $88 बिलियन से फौज ट्रेड कर दी, वो मेल्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, भाग चुकी है। उसमें पहले डिजर्शन रेट जो है वो 50% था। पुलिस वहां पे मौजूद नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑपरेटिव नहीं है, तालिबान ने वहां पे आ गए हैं, उनके पास कोई पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, और उसके साथ साथ दुनिया डिमांड कर रही है कि 2 दिन के अंदर जो है एक आउट ऑफ द बॉक्स जो है हुकूमत बना के दिखा दे। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो गवर्नेंस के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तालिबान फेस कर रहे हैं। तो इसमें जो वो तमाम ममालिक जिनकी ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी अफगानिस्तान के साथ है और जिसमें पाकिस्तान बहुत अहम है, यानी रियलाइजेशन ये होती है, इकोनॉमिक रियलाइजेशन, कि देखिए चाइनीज एक वाखान कॉरिडोर पे चाइना का और अफगानिस्तान की सरहद मिलती है, और अफगानिस्तान से वहां जिंजियाक प्रोविंस में जाते हैं। चाइना वहां पे एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है इकोनॉमी के हिसाब से, और एट द पीक ऑफ द टाइम 2019 के स्टैटिस्टिक्स निकाले तो चाइना ने वहां पे $400 मिलियन जो है वो लगाए थे अफगानिस्तान के अंदर एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अब उन ज्योग्राफिकल कंट्रीटी पाकिस्तान की है, रशिया की है थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईरान की है, चाइना वहां पे बहुत इंटरेस्टेड है और वो और फिजिकली लिंक होने की कोशिश कर रहा है। तो जब एक अफगानिस्तान के अंदर एक फ्रैक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और वो अपने पांव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली उनको इस तरह मदद करता है कि 2 जो मेजर एंट्रेंसेस हैं चमन पे और तोरखम पे, वो पाकिस्तान ने हर हालत में खुली रखी है। और ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान की इतनी कमिटमेंट है कि पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी, लेकिन उनमें ट्रांजिट ट्रेड मुतासर नहीं हुई। पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट टेरर लगी, जिसमें पाकिस्तान के 70,000 सिविलियन शहीद हुए अफगानिस्तान की वजह से, और वहां पे दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने क्रिएट की, और NDS और रॉ और मुसैद ने एक दहशतगर्दी का कल्चर और एक दहशतगर्दी का अफरियत अपनाया। लेकिन पाकिस्तान ने जब सफर किया उसने अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड को, बावजूद इसके कि अफगानिस्तान के अंदर लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, और पाकिस्तान ने उसको सफर नहीं होने दिया। तो जब ये ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है, आपकी सरहद आपकी 2400 किलोमीटर पे चलती है, तो कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं आपकी एज ए नेबर, और वो जिम्मेदारियां ये हैं कि ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे आपने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं, और जो जिम्मेदारियां उस पर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी और जरूर इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन हिलाली साहब की तरफ ये पॉइंट लेके जाते हुए, हिलाली साहब, ये जो आज मीटिंग हुई है इंटेलिजेंस चीफ्स की, उसमें ये तय किया गया है कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए, उनको हेल्प किया जाए। और चाइना का अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी रेफरेंस दिया है, उन्होंने ना सिर्फ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको हेल्प करे, बल्कि उन्होंने बाकायदा पैसों की एड भी दी है। पाकिस्तान ने भी तैयारा भेजा है, उसमें भी कुछ ऐसा ही सामान वगैरह भिजवाया है जो ज़रूरियात ज़िंदगी का। तो डू यू थिंक कि जिस तरीके से हेल्प करनी चाहिए इस रीजनल कंट्रीज़ को, वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकेंगे अब? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ अगर इनको इमदाद देना था तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो मिले हैं वो शायद डिस्कस किया होगा, स्पेशल एनवॉयज इनके मिल चुके हैं, यही 7 मुल्कों के, ये डिस्कस किया होगा। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलने हैं, देखिए बात यह है कि ये जो मीटिंग था, मेरे में ये मीटिंग कुछ थोड़ा मकसद उसका मुख्तलिफ था। ये मीटिंग क्या था?
सबको कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के ऊपर। उज़्बेकिस्तान जानता है कि इस्लामिक आर्मी ऑफ उज़्बेकिस्तान उधर है और उनको अटैक कर रहा है। ईरान को पता है कि एंटी शिया ग्रुप्स हैं, वो अटैक करना चाहते हैं। चाइना को पता है ETMIM, वो वीगर्स जो हैं, वो उनको उधर से अटैक करना चाहते हैं। हम कहते हैं TTP है, दाइश है, इंडिया के साथ फंड होते हैं, वो अटैक करना चाहते हैं। और अलकायदा तो है ही है, और रूस भी इन सब से कंसर्न है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा मीटिंग हुआ। ये मीटिंग बताएगा कि अफगानिस्तान पे इनका निगाह होगा, इनका मॉनिटर करेंगे क्या हो रहा है, एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन, और ये बड़ी अच्छी बात है। यानी आपको लग रहा है फोकस सिक्योरिटी होगा इस मीटिंग में? जो फोकस था वो बेसिकली सिक्योरिटी था। बिल्कुल सिक्योरिटी ज्यादा, बिल्कुल। और खास तौर अगर हिंदुस्तान और ईरान ने कोई साजिश करने की कोशिश की, वो भी निकल आएगा। इसलिए कि ये सब लोग, इनके लोग जो हैं, ये देख रहे होंगे कि क्या ये साजिशें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मीटिंग? देखिए, मैं हिलाली साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। आज की ये मीटिंग 100% जो थी, ये इसीलिए थी कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम और मुमकिना तौर पे दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए क्या काम किया जा सकता है, किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से बचा जा सकता है। आज की इस मीटिंग का इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं था। ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की मोहब्बत में नहीं थी। ये मीटिंग अपने अपने बचाव के लिए थी कि आप अफगानिस्तान में किस तरह से क्या कर सकते हैं कि जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके। और इसमें मैं बिलाशुबा पाकिस्तानी अफवाज को, अस्करी क़यादत को ये ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने जिस तरह से आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लिया और जिस तरह से पूरा इनको करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, ये वाकई इस वक्त की ज़रूरत थी। आप देखें, इस तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो, उसका चाइना की तरफ सबसे ज़्यादा देख रहे हैं इस वक्त तालिबान, और चाइना को उनसे ख़तरा है। चाइना चाहता है कि जनाब आप उनको किस तरह से कंट्रोल करें कि वो वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात ना हों। इसी तरह से अगर आप रूस को देखें तो आपके इल्म में शायद होगा कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये जितनी हैं रियासतें, उनके बॉर्डर को रशिया अपना बॉर्डर, एक ही बॉर्डर तस्वर करता है। और इस चीज़ से बचने के लिए पिछले 1 माह में 3 वहाँ पे फौजी मशकें हो भी चुकी हैं मुश्तरका, और एक अगले महीने मजीद होने जा रही है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये क्यों है? ये इसीलिए है कि वो मुमकिना तौर पे इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपको पता है कि जब यहाँ पे अभी CIA के चीफ भी आए थे, उन्होंने मुलाकात भी की, तो वो पहले इंडिया से भी होके आए थे। अच्छा, जब वो इंडिया से आए तो उनका जो यहाँ पाकिस्तान का दौरा था वो पहले से शेड्यूल्ड नहीं था, लेकिन इंडिया ने कोई कंसर्न शो किए, कोई बातें हुई और उसके बाद वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे आके उनके तहफ़्फ़ुज़ात पे भी बात की। ये सारी चीज़ें अगर आप इन सब पे गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त कितनी सूरत हाल जो है नाजुक है। और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मीटिंग में जो चीज़ें हैं उस पर इस बात पे इत्तेफाक हुआ हो सकता है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए, बल्कि मैं ब्रिगेडियर साहब से भी सवाल लेके जाऊंगी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि अफगानिस्तान पर नज़र रखी जाए, जहां आप उनको हेल्प कर रहे हैं वहां पर फिर उनके साथ। समीना, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग ही तो है जो आज ये मीटिंग हुई है। असल में तो एजेंडा ये है कि सब मिल के ये कोशिश करें कि किसी भी मुमकिन दुश्मन से, ऐसे दुश्मन से जो तालिबान के होते हुए वहां से ऑपरेट कर सके या ऑपरेट करने की कोशिश करे, उससे किस तरह से बचा जाए। और तमाम लोग जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सबका दुश्मन जो है मुश्तरका है, हमने किसी तरह से भी किसी ग्रुप को भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने दी। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, यही बात आपकी तरफ लेकर आते हुए, इंटेलिजेंस शेयरिंग आने वाले दिनों में मैकेनिज्म कोई इसका बाकायदा डेवलप किया जा सकता है आपके ख्याल से, तमाम जो खित्ते के रीजन ममालिक हैं उसके? और फिर उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके तो कंसर्न्स और भी ज़्यादा हैं। जो ये ममालिक हैं उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इस वक्त पाकिस्तान का है। अब जहाँ तक इमरान ने बात की इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात के तरीक़े पे, तो इंडिया के तो प्रोपेगेंडा है। इंडिया पंजशेर में जिस तरह उसको प्ले अप कर रहा था और जिस तरह वो नॉर्दर्न अलायंस में, आपको पता है एशिया फ्री प्रेस की रिपोर्ट उठा के देखें, उन्होंने कहा कि तालिबान ने कुछ रॉ के एजेंट और कुछ फ्रेंच ऑपरेटिव जो है वो पंजशीर के अंदर गिरफ्तार किए हैं। तो इंडिया जो है वो असल में इंडिया का
CIA का, रॉ का, मुसैद का और NDS का एक जॉइंट नेक्सस चल रहा था अफगानिस्तान के अंदर, और उनका बाकायदा एक जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर मौजूद था बदख्शां में, और रफीकाबाद एक जगह अभी वहां पर। अब वो स्ट्रक्चर तबाह हो गया। बगराम एयरबेस के अंदर CIA, NDS का और रॉ का एक ऑपरेशनल सेंटर था। अब बगराम एयरबेस भी खत्म हो गया। तो कुछ ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स हैं जो अमेरिका के भी हैं, और उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो अभी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और इंडिया की भी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। तो CIA का जो चीफ इंडिया गया है, वो बुनियादी तौर पे अपना जो लाया अमल उन्होंने 20 साल तक अडॉप्ट किया हुआ है, और उसके अंदर जो उनके चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज होती जा रही हैं, और तालिबान उनके सेंटर पे हमला, उसको कोलैबोरेट और उसको नलिफाई करने के लिए ये अजीत कुमार डेविल से मीटिंग हुई है, उनकी रॉ के चीफ से मीटिंग नहीं हुई। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का लिंकेज जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड के हिसाब से भी है, गवर्नेंस के हिसाब से भी है, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है, सिस्टम के हिसाब से भी है, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी के हिसाब, और सबसे बड़ा ना ETLM जो है, ETIM जो है वो अभी फाल है, वो रिडंडेंट हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, उसके स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन फेयर एक रहता है चाइना को। इसी तरह उज्बेकिस्तान की मूवमेंट है वो मौजूद है, और TTP मौजूद है, और TTP के साथ लिंक्ड हैं बहुत सारे दहशत ग्रुप। तो ये जो मीटिंग थी, ये उस चीज को जो रशियन के पास जो इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान के पास, इंडिया, ईरान के पास। तेहरान टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है पंजशीर के बारे में, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने मदद की है अपना पंजशीर में अहमद मसूद की, जो पॉसिबल नहीं है, फोर्सेस इस तरह मूव नहीं करती है, प्रोपेगेंडा है, इसके अंदर प्रोपेगेंडा वैल्यू भी है जिसको आपने, तो एक वो ज्यादा अच्छा हो गया है कि सबने आपस में बातचीत करके जो है वो चीजों को देख लिया, डायसेक्ट कर लिया। ठीक है, असल में तमाम इनपुट जरूरी है, जिसमें टेक्निकल इनपुट भी है और ह्यूमन इंटेलिजेंस की इनपुट भी है, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन को एक जगह कोलैबोरेट करते हैं, फिर आप इंटेलिजेंस पिक्चर को डेवलप करते हैं, और वो अफगानिस्तान से। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब को आपने सुना, अपना तर्ज तकल्लुम तो रखते ही हैं वो, और आज इलेक्शन कमीशन पर खूब उन्होंने चढ़ाई की, अपोजिशन के भी लत्ते लिए। इससे पहले कल भी हमने जब इस पर बात की थी तो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दीगर जो वज़रा हैं, सैनेटर हज़रात और दीगर जो अरकान हैं PTI के, वो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस पर अब दो राय ज़रूर पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन भी पार्टी ना बने, बल्कि वो जो जायज़ चीज़ें हैं उनको देखे और फैसिलिटेट करने की कोशिश करे, और देखे कि आपस में हुकूमत और अपोजिशन क्या मामला तय करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करे, ना कि वो खुद किसी की पार्टी बन जाए। दूसरी जानिब ये भी लोगों का ख्याल है कि हुकूमत क्यों मुसल्लत कर रही है अपनी पसंद की तजावीज़ अपोजिशन पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी। अब इस सारे मसले के बाद एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुई है वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला हो गया है, और समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर भी हो चुकी है। इस मसले का क्या हल निकलेगा इस पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन जो इसकी जड़ है वो EVM है, और EVM के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये कोई मुनफरिद इजाद है जिसमें कोई शायद प्रॉब्लम नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? इस वक्त वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि ये EVM इतनी प्यारी क्यों हो गई है आप लोगों को कि सारे बाकी लोग बुरे लग रहे हैं जो इसकी मुखालिफत कर दे? नहीं जी, देखिए बुनियादी तौर पे तो मकसद यही था कि एक ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, और वो है कि इस मुल्क में नॉन कंट्रोवर्शियल और एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शंस जो है तो वो मुनक्किद किए जा सकें, क्योंकि हमारी जो तारीख है वो यही बताती है कि जो करंट सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है, उसने हमें एक बहुत ही हमारी पॉलिटिकल कल्चर में और हमारे जो पार्लियामेंट्री सियासत है उसमें बड़ी एक इंस्टेबिलिटी का एक बड़ा मेजर उसने रोल अदा किया है। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को रास्ता दें और एक ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे कि हारने वाला अपनी हार मान जाए और जो जीतने वाला है उसकी जीत में एक क्रेडिबिलिटी हो और एक मॉरल वो हो, फोर्स हो। लेकिन शिबली फराज साहब, हारने वाला क्या हार अपनी मानेगा? वो तो मशीन को ही नहीं मान रहा, तो फिर उसके तहत होने वाली हार को कैसे मानेगा? ये तो इम्पोर्टेंट बात है ना, जब सबका कंसेंसस ही नहीं आप डेवलप कर सके।
देखें, कंसेंसस तो हमने हर तरह की कोशिश की कि हम अपोजिशन को किसी ना किसी तरह से एंगेज करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी यही कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हम आपके साथ बैठ सकते हैं, और हमने उनको ऑफर भी की। लेकिन अपोजिशन, और फिर इसी तरह जब हमने ये मशीन को ट्रायल बेसिस पे चलाया और हमने मुख्तलिफ ओकेजन्स पे अपोजिशन को एंगेज करना चाहा, तो उन्होंने इसकी अब वो इसके करीब भी नहीं आना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने बगैर देखे समझे, इसको परखे हुए उन्होंने इसकी मुखालिफत की, जिससे जाहिर यही होता है कि उनको इसमें ये जो पूरा एक सिस्टम है जो कि पुराना तरीकाकार है, जिसमें कि वोट बैलेट स्टफिंग होती है, जिसमें कि गलत लोगों के वोट डाले जाते हैं, मरे हुए के वोट डाले जाते हैं, गिनती में मसले होते हैं, ट्रांसमिशन में मसले होते हैं, हजार मसले हैं। जितनी भी आप इलेक्शन पिटिशंस देख लें, उनको अगर आप समराइज करें तो उसमें 3-4 लेकिन ऑपोजिशन साथ नहीं दे रही, लेकिन इमरान साहब को भी एक मसला नजर आ रहा है उसमें। शिबली फराज साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। आपने जितने बातें की, बिल्कुल अगर उनको ठीक भी मान लिया जाए तो क्या ये बेहतर ना होता कि बजाय इसके कि एक दफ़ा आम इंतखाबात में ये मशीनें यूज़ की जाती, इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात में या जो छोटे कश्मीर के इंतखाब या गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह से इस्तेमाल करके पहले उनको कर लिया जाता, ताकि अपोजिशन को भी इतराज़ात ख़त्म हो जाते, उसके भी उन्हें भी मौका ना मिलता। देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये कराना इलेक्शन कमीशन का काम था, और 2017 का जो एक्ट है, इलेक्टोरल एक्ट जो है 2017 का, उसमें अगर आप क्लॉज 103 देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन विल हैव टू कंडक्ट पायलट इलेक्शंस, और वो जो है तो उन्होंने एक किया पेशावर में, उसकी रिपोर्ट भी उनकी वेबसाइट पे नहीं है, और वो उनको सेनेट और नेशनल असेंबली में जमा करानी थी। तो ये जिम्मा था सेनेट उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने किसी ने उनको नहीं रोका था कि वो टेक्नोलॉजी को, जो कि एक प्रोविजन उनको ऑलरेडी मिली हुई थी एक्ट में, लेकिन उन्होंने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली जिस तरह के हमारे अक्सर इदारे हैं, उसमें एक लेथार्जी है, उसमें एक कैपेसिटी का इशू है, उसमें वो आगे कोई भी नहीं आते, सब जो है तो स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। कोई जो भी आता है उसका चाहे वो उनकी जानिब से ये है। वो तो ठीक हो गया। हिलाली साहब का कमेंट ले लूं। शहबाज गिल साहब ने जो आज एल्फी की बात की है, उन्होंने आज एल्फी पे बड़ा जोर दिया है, तो जो इलेक्शन कमीशन ने आपको रिटर्न चीजें भिजवाई हैं, क्या उसमें एल्फी का जिक्र है? जी बिल्कुल, उन्होंने उसमें उसका जिक्र किया है। हालांकि जो हमने जो उनको प्रेजेंटेशन दी थी, देखें जी, ये बदगुमानी कहाँ से पैदा हुई, इस बड़ा जरूरी है कि आपको बताऊं। जब हमें कहा गया, जब हमने उनको प्रेजेंटेशन 17 अगस्त को दी थी इस मशीन की, तो सारी उसकी लाइव उसकी हमने डेमोन्स्ट्रेशन की। उसके बाद तय ये हुआ कि उन्होंने उसी दिन एक टेक्निकल कमेटी बनाई, जो कि हमारी टेक्निकल टीम के साथ मिलकर और इस मशीन को असेस करेगी, और जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी प्रोसेसेस हैं, उनको वो देखेगी। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था, तो हमें पता ही नहीं था, और अभी तक उसकी एक मीटिंग भी नहीं हुई थी उस टेक्निकल कमेटी की। उन्होंने 37 एतराज़ात जमा करा दिए एक ऐसे टाइम से, जिससे कि तासुर ये मिला कि ये वाली मशीन जो थी वो इसमें 37 खराबियां हैं, जबकि हमने फिर बैठ के एनालाइज किया तो 37 पॉइंट्स में से 27 पॉइंट्स अपने इलेक्शन कमीशन की अपनी लैक ऑफ कैपेसिटी की एक चार्जशीट थी जो उन्होंने अपने खिलाफ खुद लगाई। लेकिन जो बाकी 10 पॉइंट्स थे वो इसमें टेकन केयर ऑफ है, हमारी जो मशीन है, लेकिन चूंकि उसको टेक्निकली तो वही हो कि आप इसको रिमूव करेंगे, उनके एतराजात ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही रिमूव कर देंगे। आप साथ रहिए। शिबली फराज साहब, मैं हिलाली साहब को जरा शामिल कर लूं, वो भी ईवीएम के हक में है वैसे, बाय द वे वो चाहते हैं कि इसको टेस्ट किया जाए। हिलाली साहब, ईवीएम के ऊपर तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने, आप उस पर भी जो आप उसके एतराज़ात हैं उसको रद्द भी करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है गवर्नमेंट, तो आप समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि बातचीत के ज़रिए मसले को हल कर लिया जाता? देखिए, बातचीत से मसला हल नहीं होगा, इसलिए कि ऑपोजिशन को पता है कि अगर वोटिंग मशीन्स आ जाएं और फेयर इलेक्शंस हों
और ख़ास तौर बाहर के लोगों को वोट कर पाए, तो उनका तो दे डोंट हैव अ होप इन हेल ऑफ विनिंग द इलेक्शंस। वो तो तबाह हो जाएंगे, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। जैसे मैं कहता रहता हूँ, और एस्टिमेट हुआ है, ये लोगों ने स्टडी किया है इसको और देखा है कि 55 सीट्स जो हैं वो स्विंग होंगे और ये वोट्स के साथ जो इमरान खान के हक में पड़ेगा। तो दे डोंट वांट दिस, वो नहीं चाहते। दिस इज द डेथ ट्रैप फॉर देम। अच्छा, अब आप आए, दो चीज़ें मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। आपने मुझे कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और सब इलेक्शन कमिश्नर जो रह चुके हैं, हर इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कंडक्ट करता है और हर इलेक्शन कमिश्नर को हर पार्टी कहती है धांधली हुई है, मगर एक इलेक्शन कमिश्नर नहीं है आज तक जिसने कहा इसलिए हुई है धांधली। इन अदर वर्ड्स, उनको पता नहीं किधर हुई है या क्या हुई है। अगर होता तो वो बता देते, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसके माने अगर उनको पता है और नहीं बताया तो वो चोर हैं, और अगर उनको नहीं पता है तो दे इनकॉम्पिटेंट। इन लोगों के साथ आप फिर एक और इलेक्शन में जाना चाहते हैं? हर इलेक्शन में हर पार्टी ने कहा है धांधली है, मगर फिर भी आप नया तरीका नहीं ढूंढ रहे हैं। अब इन्होंने एक मशीन लाई है। भाई, इफ यू हैव योर ऑब्जेक्शंस टू द मशीन, जैसे शिबली साहब ने कहा है, गो एंड सिट विद देम, आर्ग्यू विद देम, बताओ उनको। ये तो कह रहे हैं कि अगर तुम इसको रिग कर दो, मैं 10 लाख का इनाम भी देने लग गए। जी, तो मैं ये हैक करने का चैलेंज कर दिया शिबली बैठ के आप डिस्कस कर रहे हैं। मगर दूसरी बात जो आपका सवाल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इन्होंने मूव किया है, मैं समझता हूं कि ये केस हार जाएंगे। ये क्यों केस हार जाएंगे? आर्टिकल 215 के तहत सब आर्टिकल 2, इस आदमी की ट्रायल सिर्फ नॉट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हो सकता है जी। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो कहेगा सबूत लाओ कि ही इज गॉन रोग, कि ये कुछ ऐसी धांधली, ये कुछ ऐसा चीज किया है जो इसको हमें रिमूव करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर दे दें, वो तो बड़ी मजे की बात होगी। मगर अगर आप, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मैं यही लेके जाऊंगी शिबली फराज की तरफ। शिबली साहब, फिर हिलाल साहब कह रहे हैं आप केस हार जाएंगे, तैयारी पक्की की है या बस महाजराई इससे बढ़ा लेंगे बिला वजह की? नहीं जी, देखिए, मकसद महाजराई नहीं है। मकसद तो वो सारे नुकात हैं जिनका हिलाली साहब ने भी डिटेल एक काउंट डाउन दिया है, और मैंने अपनी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि ये क्या वजह है कि हर इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो एज ए इदारा उसने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। उसने वो जो नई चैलेंजेस हैं, नई जो तजुर्बात जिस वजह से इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होते रहे हैं, उस पे नजरसानी नहीं की और अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं की, और वो उसी रट में लगे हुए हैं जो कि एक पुराना तरीका कार चलता रहा है। एंड प्रॉब्ली तो फिर अब आप लोग उन्हें रिमूव कर देंगे इन एनी केस, या फिर कन्विंस करेंगे? क्या प्लान क्या है अब? देखें, बात यह है कि जो लीगल इश्यूज हैं उस पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट ऑन देम। बट जहां तक कि एक ओवरऑल उसकी बात है कि देखिए जी, ये इदारा जब कंट्रोवर्शियल हो जाए तो जाहिर है कि फिर कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो जो है तो एक ऐसे माहौल में हो जिसमें कि इस तरह की कंट्रोवर्सी फ्लोट कर रही हो। तो इस पे सोचना हमें होगा। अच्छा, शिबली साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाएं, तो अभी हुकूमत जब मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट का, अपोजिशन तो कह चुकी है कि वो बाइकाट करेगी, तो क्या आप इंतखाबी इस्लाहात उसमें मंजूर कर लेंगे? और अगर आप कर लेते हैं तो अपोजिशन ने यह भी दिया है कि वो उस इलेक्शन का बाइकाट भी कर सकते हैं। फिर अगर मुत्तहिदा अपोजिशन इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये 3 बड़ी जमातें इलेक्शन प्रोसेस में ही ना हो, तो वो इलेक्शन क्या कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे? देखिए जी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस सवाल का बहुत मेरिट बनता है। बात ये है कि जी देखें, जस्ट बिकॉज आपके साथ ऑपोजिशन किसी इशू पे एग्री नहीं कर रही, और अगर ये डेमोक्रेसी है और अगर आपके पास नंबर हैं तो आप यू विल गो अहेड एंड यू विल पास द लॉ। हालांकि अगर उसकी जो बहुत करीब तरीन नज़ीर मिलती है वो
जो परसों जुमे के दिन जो बल्कि कल जो है जो स्टैंडिंग कमेटी में जो वोटिंग हुई है जिसमें कि गवर्नमेंट ने एज अ प्रोटेस्ट बिकॉज वो हमारे किसी बात को सुन ही नहीं रहे थे और उनको जल्दी थी कि जी जुमे की नमाज हो रही है तो इसने हमको इसको खत्म करना है और 2 दिन उन्होंने पहले जाया किए वो एक खातून की मेंबरशिप पे तो उसमें उन्होंने एक किस्म का बुलडोज किया बिकॉज उनकी न्यूमेरिकल सुपेरियोरिटी थी तो उन्होंने डिस्कस किए बगैर हमारे आर्गुमेंट सुने बगैर इस बिल को रिजेक्ट कर दिया विच आई थिंक कि वाज नॉट फेयर बिकॉज दिस इज इफ दिस वाज नॉट डेमोक्रेटिक उनको डिस्कशन कम से कम करनी चाहिए थी हमने मौका दिया अपोजिशन को कि वो डिस्कस करें हमारे साथ और पार्लियामेंट में आके वो अपनी नुक्ता नजर बजाय इसके कि वो बाइकआउट करें आके और इस पे बहस करें क्योंकि इसकी क्या श्योरिटी है कि हम अगर इसको नहीं लाते तो ये लोग इसको इस पे कोई बात करने को तैयार हो जाएंगे हम जाएंगे और फिर हम अपना केस अवाम के पास लेके जाएंगे जी देखें बात यह है कि अपोजिशन पार्टीज क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है इट्स अ कंपोजिशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वो उनकी कलेक्शन है तो हम पाकिस्तान में जिस तरह के अभी अपना केस पेश कर रहे हैं हम अवाम के पास जाएंगे और हम तो यानी अगर ऑपोजिशन ने आपका साथ नहीं दिया इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट करें कि जॉइंट सेशन में इन एनी केस आप लोग इसको पास करवा लेंगे भले ऑपोजिशन बॉयकॉट करे भले ना करे देखें हम वैसिलेट कर नहीं सकते हैं हमने ये इरादा कर लिया है कि हमने 2023 के इलेक्शंस टेक्नोलॉजी के जरिए करने हैं ये जो मशीन है अकेले तो नहीं लड़ने ना शिबली फराज साहब उन्होंने भी तो लड़ने उनका भी तो इरादा था लेकिन सुमीना शिबली फराज साहब ने एक बड़ी अहम बात कही है शिबली फराज साहब आपने कहा है कि अगर हम हर सूरत में फिर अवाम के पास जाएंगे तो अवाम के पास अब किस तरह से जाएंगे क्या रेफरेंडम करवाएंगे या क्या करेंगे अवाम से जी देखें एक तो ये है कि हम अवाम को आगही के जरिए अवाम को पास जाके उसमें जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद है हम उनको एक्सरसाइज करेंगे अच्छा यानी मीडिया के जरिए भी आप लोग आगाही देंगे कि कैसे यूज होती है ताकि लोग आपके साथ हो ठीक है अच्छा जो मेरा सवाल था जो आप ये कह रहे हैं कि हमने ये तय कर लिया है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो वोटिंग मशीन के जरिए ही हों तो आपने अकेले ने तो नहीं सिर्फ लड़ने ना उन्होंने भी तो कुछ तय किया हुआ है कि इसके जरिए ना हो तो फिर ये मसला हल कैसे होगा जी देखें इस वक्त जो आर्गुमेंट्स ऑपोजिशन की तरफ से आते हैं वो एक तो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है टेक्निकल नहीं है ना लॉजिकल हैं वो शुरू हो जाते हैं जिस तरह की इवन जो इलेक्शन कमीशन की जो 37 ऑब्जर्वेशंस थी उसमें कि जी ये मशीन खवातीन के लो टर्न आउट को नहीं रोक सकेगी ये दंगे फसाद को नहीं लौट सकेगी इस किस्म की जो है ना बाज रेडिकलस किस्म की जो उन्होंने पॉइंट्स किए हैं जिसका कि हमारे इससे कुछ ताल्लुक नहीं है देखें ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका कि प्रोटोटाइप हमने बनाया हमारी मिनिस्ट्री ने बनाया है ये जो है तो कोई हतमी लफ्ज नहीं है हमारा मकसद ये है कि ये एक कॉन्सेप्ट है ये एक का प्रोटोटाइप है इसमें इंप्रूवमेंट्स भी की जा सकती हैं और इसमें इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है एक इम्प्रूवमेंट इमरान साहब भी चाहते हैं वो अक्सर इस शो में ये बात कर चुके हैं कि एक वोट अगर एक शख्स एक मशीन पर कास्ट करता है तो किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर जाकर किसी दूसरी मशीन पर भी वो वोट कास्ट कर सकता है क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है जो उसको रोक सके कि भाई आप वहां पे कर चुके हैं ऐसा इसको कैसे एड्रेस करेंगे नहीं जी ऐसी बात है नहीं देखें हमारे पास जो इसका जो तरीकाकार है वो बिल्कुल नहीं है कि ना वो एक ही पोलिंग स्टेशन में ना 2 दफा वोट डाल सकता है और ना जो है तो किसी और पोलिंग बूथ पे या पोलिंग स्टेशन पे जाके ये वो कर सकता है क्योंकि जो डाटा है वो उसमें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने देखें इसमें कई चीजें टेक्निकल हैं जो कि इस वक्त मुझे समझाना मैं समझा सकता हूँ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके नाजरीन नहीं समझ सकेंगे लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे उसकी जो जिसको कहते हैं सोर्स कोड उन्होंने उसके मुताबिक उसी हल्के का वो होंगे जो वोटर्स हैं उन्हीं वही रजिस्टर होंगे तो वो किसी और जगह जाएगा तो ऑलरेडी स्पोकन फॉर देखिए बात अच्छा शिबली फराज साहब एक बात जरूर बताइएगा 1 मिनट हिलाली साहब सिर्फ हिलाली साहब 1 मिनट आपने ये 10 लाख रुपए का चैलेंज दिया है कि जो हैक करेगा उसको 10 लाख रुपए देंगे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माशाल्लाह वजीर हैं तो आप अपना जो FBR का नाकाबिले तस्खीर सॉफ्टवेयर था उसको क्यों नहीं ठीक करते अगर वो हैक हो सकता है तो फिर ये मशीन हैक क्यों नहीं होगी
नहीं जी, देखिए वो तो देखें इस मशीन का ये है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है जिसमें के अंदर इंटरनेट कोई से इंटरनेट कनेक्टेड का नहीं है इसलिए। कनेक्शन है, वरना इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसलिए ये एफबीआर के इशू से, और एफबीआर वाला इशू भी टू माय नॉलेज, मैं ये वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, वो टू माय अंडरस्टैंडिंग उसमें देखिए ये था कि जी, वो जो उसका जो सॉफ्टवेयर ये था वो हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शिबली लाली फराज साहब, साहब। जी लाली साहब। शिबली साहब भूल जाएं इन लोगों को, इनका अप्रोच ही गलत है। ये बैड फेथ में आपको अप्रोच कर रहे हैं। इनको पता है कि ओवरसीज वोट अगर आ जाए तो ये पिट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, 1.5 साल आपके पास इस वक्त है, 1.5 साल। आप समझते हैं कि दिस कैनॉट बी वर्कड आउट 1.5 साल के अंदर? ऑफ कोर्स इट कैन, बिल्कुल हो सकता है, मगर ये कोशिश नहीं करेंगे, करना नहीं चाहते हैं। इनकी मौत आ जाएगी, याद रखें आप, इनकी मौत आ जाएगी अगर उन लोगों को फ्रीली अपना वोट कास्ट कर सके बाहर जो पाकिस्तानी है। तो आप इन पे, मगर 2-3 चीजें मैं आपको जरूर कहूंगा। आपकी पीआर जो है, नॉट योर पर्सनल पीआर, गवर्नमेंट के जो पीआर है ठीक नहीं है। क्यों? मैंने फाफिन से बात किया है। फाफिन, आपको पता है, उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा कंट्रोवर्शियल कर रहे हो तुम इस चीज को। अगर भी गवर्नमेंट बुलडोज करके इसको ले जाए तो ये जो इलेक्शन होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे ये मुनासिब नहीं था, ठीक नहीं था, फेयर नहीं था, प्रेशर से आया गया, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, कुछ टेस्ट होने चाहिए पावर ब्रेकडाउन्स में, एक्सपर्ट्स और ये वो, आप ला के फोटो इसको टेलीविजन पे दिखाएं, लोगों को बताएं आप क्या कर रहे हैं। और फाफिन को बड़ा दूर कर दिया आपने। ये इंटरनेशनली ये काफी रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको आप मिलाएं, बुलाएं और कहें हमारे साथ बैठो और बात करो, और डोंट जस्ट गिव योर प्रोनाउंसमेंट कि ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप मेजॉरिटी वोट से इसको निकालने की कोशिश करें। मेरा ये थोड़ा सा रिकमेंडेशन है आपको। जी लाली साहब, मैं कदर करता हूँ आपकी कमेंट्स की, हमेशा आपके प्रोग्राम्स में देखता हूँ। जहां तक कि उसकी बात है, हमने फैफिन को, पिलडैट को, यूएनडीपी को, इनको हमने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी है, और बारी साहब ने इसके बारे में अपने कमेंट्स भी दिए हैं, और महबूब साहब ने भी दिए हैं, पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। हमने इनको पहले एंगेज किया है, इनको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दी है अपनी मिनिस्ट्री बुला के। हमने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जाके जो ट्रेजरी और अपोजिशन दोनों को, उनको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए हैं, यूनिवर्सिटीज गए हैं, मीडिया के पास गए हैं, मीडिया पे लाइव शोज किए हमने, और मजीद करते रहेंगे। वी प्लान टू ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री। अच्छा फराज साहब, मुझे ये शिबली साहब बताइएगा कि मेरी कुछ जो माहिर वकला उनसे बात हुई है, वो कहते हैं कि अगर आप बलडोज करके इसको ले आते हैं तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट सारे इस मामले को उड़ा के रख देगी। तो इस मामले में आप हुकूमत क्या लाहेअमल फिर इख्तियार करेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, जुडिशियल कमीशन जो हुआ था उसमें, ये सारी जगह पे उन्होंने ही इंस्ट्रक्शन किया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि दे हैव अ केस देयर, बिकॉज जो लेटेस्ट जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी, उसमें बिल्कुल उसका जो ऑपरेशनल पार्ट है उसमें बड़ा क्लैरिटी से लिखा हुआ है। और फिर जो एक्ट है, इस वक्त जो एक्ट, एग्जिस्टिंग एक्ट है, फॉरगेट अबाउट द न्यू लॉ, वो भी अलाउ करता है आपको कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, जो कि इलेक्शन कमीशन ने बदकिस्मती से नहीं इस्तेमाल की वो ऑप्शन, 103, आर्टिकल 103। अच्छा शिबली फराज साहब, आपके इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं? ये जॉइंट सेशन जब होगा तो इत्तेहादी वोट करेंगे? क्योंकि मैंने आज 1-2 लोगों के इंटरव्यूज देखे एमक्यूएम और जीडीए के, जिसमें वो मुझे बहुत कोई क्लियर नहीं नजर आए इस ईवीएम को लेकर, और ओवरऑल जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उस पर कोई थॉट उनकी। नहीं जी, बिल्कुल। देखें, हर एक का ये हक बनता है, और जो हमारे इत्तेहादी हैं, जाहिर है कि हमारे वो इत्तेहादी उस दिन तक हैं जिस दिन तक की गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, कम से कम उससे पहले आई होप कि नहीं होंगे। तो उसमें बिल्कुल हमें वी प्लान के उनके साथ भी हम बैठ के, उनको भी हम पूरी, मेरी आज डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा से तफसीलन गुफ्तगू भी हुई थी, और हमने उनको कुछ बताया भी है, लेकिन हम उनको एक स्पेशल उनके लिए एक सेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम उनको न सिर्फ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे इस मशीन की, बट इसके जो अदर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जो पैकेज है, उस पर भी हम उनको
एक आगाही देंगे। वैसे ये शुरू में ही आपको लेना चाहिए था, ताकि वो भी अपनी सजेशन डाल देते। आप सारा कुछ करके तैयार प्लेट उनको दिखाएंगे तो थोड़ा वो भी शायद एतराज करें। पिछले 1 साल हो गए जी इसको, ये अभी एवरीबॉडी इज वेकिंग अप टू इट, बट ये जो लेजिस्लेशन है ये नेशनल असेंबली से थैंक यू सो मच शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा दिया और क्लियरली अपना जो स्टांस था वो हमारे सामने रखा। बिल्कुल लास्ट मिनट है, इमरान साहब एक शॉर्ट सा कमेंट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ फ़ायदा होगा हुकूमत को रिमूविंग ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हुकूमत अपना केस कमज़ोर करेगी। क्योंकि हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए इमरान खान साहब और हुकूमत के बज़ाहिर तो बड़े लगते हैं खैर ख्वाह, लेकिन मुझे लगते हैं कि वो बद ख्वाह हैं शायद। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि वो गलत तसादुम की तरफ सूरत हाल जा रही है। ठीक है, ज्यादा तसादुम की तरफ जाएगी तो उसका नुकसान हुकूमत को ज्यादा होगा। ठीक है जी, चलिए वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ जाती है, आपको अपडेट रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।